बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार के छात्रों के बीच जब आप ये नाम लेते हैं, ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण हुआ करती थी। केवल बिहार के छात्रों के लिए ही नहीं, नीतीश कुमार के लिए भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना। लेकिन उस योजना का हाल क्या है और कैसे बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बिहार के छात्र हैं, हम बात करते हैं। अब बताइए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ? प्रॉब्लम यही है कि अगर बिहार सरकार ये स्कीम चलाए हैं तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अभी हमें कॉलेज में तो आ गए हैं और पैसा टाइम पे नहीं भेजा गया, और जो कि कॉलेज से हमें मेंटल टॉर्चर डेली किया जाता है। एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो बीच एग्ज़ाम से उठा दिया जा रहा है, फिर या क्लास में जा रहा हूँ तो क्लास में डेली टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से रहता है तो बिहार सरकार स्कीम नहीं चलाते तो बेटर रहता, हम लोग अपना पैसा से पढ़ लेते। ओके। और कब अप्लाई किया था आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए? बिहार जुलाई में ही अप्लाई कर दिया था मैं। अब जुलाई के बाद अभी दिसंबर आ गया है ना? आ गया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अब आने वाली है जनवरी में, और अभी तक पैसा क्लियर नहीं हुआ है। तो क्या सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में अपीयर होने दे रहे हैं? नहीं दे रहे, बोल रहे पूरा पैसा क्लियर करो फिर होगा। ओके। ना तो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में बैठने दिया जा रहा है, बाकी अलग बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो आप लोग काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हो, राइट? और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को? इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होगा? पैसा टाइम पे अभी तक आया नहीं, जुलाई से हम किए हैं एप्लीकेशन को ऑनलाइन। ओके। और जब आप बिहार सरकार के कंसर्न अथॉरिटी से बात करते हो तो उनका क्या जवाब होता है? उनका जवाब होता है कि आपका कॉलेज ब्लैक लिस्टेड में था इसलिए इतना लेट हुआ। ओके। कॉलेज में आते हैं तो बोल रहा है कि सबका ब्लैक लिस्टेड में नहीं था, तुम ही लोग के लिए ब्लैक लिस्टेड में, उनकी सुन ही नहीं रहा है, बस पैसा के लिए डिमांड कर रहा है। तो ये कॉलेज ब्लैक लिस्ट अभी हुआ, ब्लैक लिस्ट या यूँ कहें कि कुछ चेक्स हो रहे थे इसके ऊपर, ब्लैक लिस्ट नहीं था ये, चूंकि मैंने भी कांटेक्ट किया था इनसे, लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर आ गया है तो काफ़ी टाइम चला गया है ना? तो अभी इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा कॉलेज ब्लैक लिस्टेड नहीं है। अब ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ओके। अभी हम आए एग्रीमेंट करा के 18 तारीख को गए थे घर इसके लिए, फिर आए थे यहाँ पे, बोले कि एग्रीमेंट मेरा हो चुका है, 10-15 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। तो बोल रहे हैं नहीं 30 तारीख तक, कल एप्लीकेशन लिखा है हम लोग से, एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। बोले कि एप्लीकेशन लिखो कि 30 तारीख तक हम पैसा हम देंगे, तब हम अपना सेमेस्टर एग्जाम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है इस पूरे जो भी चल रहा है, इस पूरे इन सब चीज़ों के बीच में? इसकी वजह से थोड़ा हम लोग को भी प्रेशर आ रहा है, फैमिली पे भी प्रेशर आ रहा है। ओके। सब उन फैमिली पे तो नहीं करेंगे, अब बड़े हो गए, हम लोग को भी कुछ समझना है ना। तो वही अब बात समझाते हैं सर को कि सर ऐसा पैसा ही रहता तो हम लोन क्यों लेते हैं, हम खुद अपना पैसा पेमेंट करके उसके बाद पढ़ते हैं। तो कह रहे हम सब कुछ नहीं जानते, बस वो पैसा का बात कर रहे हैं। ठीक है। कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग पढ़ाई? बिल्कुल नहीं सर, ये मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने 7 जुलाई को अप्लाई किया था, बेगूसराय आरसीसी पड़ता हम लोग को। तो 7 जुलाई को अप्लाई करने के बाद मैंने उन्होंने बोला कि 60 to 65 डेज में आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। वहाँ के बाद हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से क्लास स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग ज्वाइन किए यहाँ पे। तो फर्स्ट इंटरनल में भी टॉर्चर किया गया था कि भाई पेमेंट करो, इसे वो उसके लिए फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ा। डीआरसीसी वाला जो रसीद मिला था वो हमको लगा के एप्लीकेशन के साथ डीन को देना पड़ा था। उसके बाद तो फर्स्ट इंटरनल दे दिया। सेकेंड इंटरनल में भी वही सीन किया है कि एप्लीकेशन लिखो, ये करो, कभी डीन के ऑफिस जाओ, कभी चांसलर के ऑफिस जाओ, कभी जॉइंट रजिस्ट्रार के पास जाओ, इधर से उधर स्प्रिंट लगवा रहे हैं, जैसे 100 मीटर हम स्प्रिंट लगा रहे हैं। और सेकेंडली और कल मेरा वो एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल था, उसमें भी उन्हें 2-2.5 घंटा का हम लोग का प्रैक्टिकल था। तो उसमें हम लोग को कुछ देर बैठने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद फिर हाईलाइटेड किया गया कि भाई ये सब बंदे जितने हो आप पेपर सबमिट करो, आप एग्ज़ाम देने अलाउ नहीं है, ऊपर से अलाउ नहीं है कि जब आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका पेमेंट ड्यू है। किया जाता है क्लास में एकदम से, और ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे हम लोग मतलब भीख मांग के आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी है, हम लोग सरकार से पैसा ले रहे हैं तो फिर पैसा वापस भी तो करेंगे। गौर करने वाली बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई अनुदान है, ये एक लोन है प्रॉपर, जैसे नॉर्मल बैंक से लोन मिलता है, वो एक लोन ही है जिसको बच्चों को वापस करना होता है। उसके बावजूद भी बेइज्जत किया जाता है, क्लास में हाईलाइटेड किया जाता है ये बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, और फिर बोलता है जो फर्स्ट सेमेस्टर से पहले पूरा पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा। ये क्या है? अभी एप्लीकेशन लिखवाया गया कि 30 दिसंबर से पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी क्लियर करो, तब एक्सटर्नल में बैठने देंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। इसके लिए फिर हम लोग का बैक लगेगा। तो पहले बता दिया जाता, हम लोग नहीं आते। आप जानिए, आपका सरकार जानिए कैसे आपको करना है नहीं करना है। और ये हाल उस योजना का है जो 7 निश्चय योजना में से सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके दम पे बिहार में इनकी वापसी हुई थी। उस योजना का हाल ये है। और जॉइंट रजिस्ट्रार सर ने बोला था सीधे, मतलब हम नहीं जानते हैं डीआरसीसी या कुछ है लोन का है, मेरे को बस 30 मिलने को भी तैयार नहीं है। जॉइंट रजिस्ट्रार सर मिलने जाते हैं तो बोलते हैं ऑफिस में नहीं है, 2-2 घंटा बैठे रहते हैं वहाँ पे। क्या है यहाँ पे दफ्तर का थोड़ी है, हम लोग कर रहे हैं। बदतर हाल है, कभी जाओ अकाउंट सेल में कोई सर नहीं है, कभी यहाँ जाओ सर नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सेम टू सेम सरकारी दफ्तर की तरह है वही।
बस टाइम से कुछ काम हो नहीं रहा है। पेमेंट के लिए DRCC वहाँ कॉल करो तो बीच में मैं लिविंग एक्सपेंस के लिए डाला था तो उसने हॉस्टल कर दिया था। फिर मैंने पटना मोरिया लोग गया, वहाँ बात किया, फिर वहाँ से मैंने सचिवालय भेजा, सचिवालय गया, फिर वहाँ से बोला मेरे पास पेपर नहीं। फिर यहाँ मोरिया लोग TVPA पे आया, वहाँ बात किया तो उसने फिर पेपर फॉरवर्ड किया आगे। फिर जाके जोन 2 शायद होता है उसमें कॉल किया तो उन्होंने बोला मेरे पास पेपर नहीं है। फिर DRCC जाओ, मतलब कॉल इतना टॉर्चर, एक तरह से उनको टॉर्चर ही कर रहा, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। इससे अगर खुद से कैपेबल होते पढ़ने के लिए भाई हम क्यों लोन लेते, आपके पास क्यों जाते? आफ्टर ऑल आपको तो पैसा देना ही है मेरे को, बिल्कुल। जॉब लगे या ना लगे, जॉब लगे उसके बाद पेमेंट आप जो भी लेगा, जो पेमेंट है आपको 2 साल 4 साल में जो आपको पेमेंट करना ही है, तो फिर इतना क्यों टॉर्चर करना भाई? 65 दिन बोले, अभी 4-5 महीना होने चला है और सेमेस्टर आने वाली है। 3 जनवरी से हम लोग का सेमेस्टर स्टार्ट है, उसके लिए बोला एप्लीकेशन लिखवाया कि 30 दिसंबर तक पेमेंट करो, नहीं तो एग्जाम देने नहीं देंगे। तो फिर कहाँ से अचानक से सडनली हम पेरेंट्स भी कैसे लौट देंगे भाई? हमको 50,000 रुपया दीजिए, हमको सेमेस्टर फी पेमेंट करना। उतना रहता तो पहले बता के दे भाई हमको नहीं पैसा दीजिए, हम पढ़ेंगे अपने। मैंने तो खुद बोला कि भाई अपना सरकार से पैसा ले रहे हैं, खुद पेमेंट करेंगे, एक तरह से अपने पैर पे खड़ा होकर पढ़ रहे हैं। भाई लोन ले रहे हैं, आपको जॉब मिलेगा तो आपको पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए आप इतना टॉर्चर कर रहे हैं भाई। तो नहीं 3 महीना पेपर उधर लटकेगा भाई, 35 दिन पेपर यहाँ लटकेगा भाई। करना है तो जल्दी करो ना यार। समझने वाली बात ये है कि अगर इन बच्चों के पास या इन बच्चों की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक ही होती तो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ते ही नहीं। कुल मिला के बात ये है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कुछ पीछे लोग खड़े हैं, आइए आप लोग भी आइए सामने, बताइए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और इसके अलावा जो इन लोगों ने हाईलाइट। सर DRCC ऑफिस में कॉल करता हूँ सर, कोई कॉल रिसीव नहीं करते हैं सर। कर भी रिसीव भी कर लिया गलती से तो वो बोले कि ये कोई टाइम है कॉल करने का, कभी और कॉल करो। सर बताता हूँ कि सर ये परेशानी आ रही है हमारी फ़ीस के लिए सर, बार बार ये कॉलेज डिमांड कर रही है सर, क्या होगा कैसे होगा? अभी तक सर मैंने 27 अगस्त को अप्लाई किया था और अभी तक TPVA से भी वो पास नहीं हुआ है मेरा। अब मैं बताओ सर क्या करूँगा? ये एग्ज़ाम आ गया है, ये फ़ीस के लिए डिमांड करें कॉलेज वाले, कहाँ से फ़ीस लाऊंगा? मतलब कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है DRCC के अंदर जिससे कि बच्चे कोऑर्डिनेट कर पाए और ना ही कोई इनके जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस करने का कोई तरीका है इनके पास। आप आगे आ जाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर पटना के रहने वाले हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? सर दोनों भाई हैं, दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है, दोनों एक ही साथ अप्लाई किया था पर अभी तक पहले ही स्टेप में अटका हुआ है प्रोसेस। ठीक है, तो क्लियरली देख सकते हैं आप कि बच्चे कितने परेशान हैं। यहाँ आए हुए थे अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेके, बट अभी इनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है डे टू डे बेसिस पे। इनको 2ym दर्जे की नागरिक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मेंटल हैरेसमेंट वाली बात लगभग हर बच्चा कह रहा है यहाँ पे। बिहार गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर आपने एक योजना बनाई है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कोई दूसरी योजनाओं की तरह नहीं है कि आपने बनाया और उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई तो चल जाएं। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स से रिलेटेड योजना है जिस पे आपको गंभीरता से समझना होगा और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम, अगर आपके पास योजना के लिए बजट नहीं है तो फिर आपको डायरेक्टली बता देना चाहिए था। बच्चे अपना या तो ड्रॉप ले लेते या कहीं दूसरे तरीकों से पढ़ाई कर रहे होते। तो अभी आपका डिमांड क्या है बिहार गवर्नमेंट से? बस हमारी पेमेंट जितना जल्दी अगर हो सके उतना जल्दी पेमेंट, 30 से पहले हम लोग का पेमेंट कर देना, इससे ताकि हम लोग का जो सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है 2 तारीख से वो हमें अपियर होने में हो जाए। नहीं तो हमें बैक लग जाएगा तो फिर इसका प्रेशर अगले सेमेस्टर में भी हम लोग को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसा जब देना ही है तो फिर प्लेसमेंट सेल में प्लेसमेंट में भी हम लोग से हिसाब किया जाएगा कि आप इतने थे, आपको बैक लगा है किस तरह से। मतलब इस तरह सब कुछ पे धीरे धीरे मतलब एक हर एक स्टेप पे हम लोग को सब इस चीज़ का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ताकि आगे चल के हम लोग को और दिक्कत होने लगेगा। जब हम दिए हैं तो आप हमें जितना जल्दी क्लियर कर दे तो फ़ायदा होगा हम लोग के लिए, आप लोग के लिए भी अच्छा होगा था। और 65 दिन का बोला गया था और 4 महीना होने चला है। क्या चीज़ है, क्या सीन है? ऐसा थोड़ी ना भाई आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। एक जोन 2 का नंबर मिला था, मैं TVPA मोरिया लोग से लिया था, वो हमेशा ऑफ ही रहता है भाई। होता है ना भाई, कम से कम फ़ोन तो ऑन रखो भाई, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पेपर है, नहीं वो फ़ोन ऑफ ही रहता है। कभी लग भी गया तो हाँ सर आपका पेपर यहाँ नहीं है, वहाँ से पेपर वहाँ चला गया है, यहाँ से TVPA गया है, DRCC गया, आप वहाँ बात करो। DRCC जाओ तो वहाँ का मैनेजर का अलग ही रुतबा रहता है भाई, कहाँ क्यों आए यहाँ पे, वहाँ जाओ उससे बात करो, कौन भेजा सर को यहाँ भेजो, अलग ही लेवल रहता है। बीच में कभी एग्जाम क्लास छोड़ के DRCC जाना पड़ता है, कभी पटना मोरिया लोग जाना पड़ता है भाई। क्या है ये सब? इसमें खर्चा अलग आता है, अलग खर्चा प्लस मेंटली टॉर्चर होता है। घर से 1000-1500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं और यहाँ से फिर बिहार जाना, वहाँ आना, फिर जाना फिर आना, इसे में हम लोग बहुत टॉर्चर। और उसके बाद उसमें अलग खर्चा, उसके बाद हम लोग को कॉलेज में टॉर्चर किया जाता है, पेमेंट करो उसके बाद एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। बहुत कुल मिला के बात केवल इतनी से नहीं है कि पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। आपको समझना ये पड़ेगा कि पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उसका मेंटल प्रेशर अलग बढ़ रहा है। अगर बैक लगा तो फिर अगले सेमेस्टर में उस पेपर को देना होगा, उसके बाद प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आएंगी। तो कुल मिला के चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और अल्टीमेट रिजल्ट इसका ये होगा कि इनका भविष्य चौपट हो जाएगा।
तो अभी कोई डेडलाइन भी दिया है कॉलेज ने आप लोगों को कि जितनी जल्दी आपको 30 दिसंबर का एप्लीकेशन लिखवाया। कल मैंने प्रैक्टिकल एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल एग्जाम था, तो मैंने बताया भी आधा एग्जाम के बाद हम लोग को बाहर निकाला गया, कॉपी सबमिट कर लिया गया कि भाई तुम लोग अलाउ नहीं हो, ऊपर से अलाउ मतलब आया हाईलाइटेड हो तुम लोग ड्यू टू फी ड्यू के कारण आप लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो वहाँ से मैंने कैसे भी करके 20,000 पेमेंट किया, कैसे भी करके दोस्त से कल अरेंज किया आपने 10,000 20,000 5,000 जो 5,000 4,000 जो जितना हुआ सब दोस्त से मैंने अरेंज करके 20,000 पेमेंट किया है 10,000 एडमिशन के टाइम और 20,000 कल पेमेंट करके तब उसके बाद हमको एक फॉर्म मिला नो ड्यू का। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई बीच एग्जामिनेशन में से आपको उठा दिया गया पेपर सबमिट करके उसके बाद हमको 20,000 पेमेंट किए, उसके बाद जाके नो ड्यू फॉर्म दिया गया है उसके बाद मैंने अलाउ किया गया कि भाई हाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद पेपर का टाइमिंग था 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, हम लोग को 11:30 बजे बिठाया गया पेपर देने। जब वहाँ से फिर जॉइंट रजिस्ट्रार सीधा इतना बोलते हैं कि मुझे मतलब नहीं है कि आप किस लोन से हैं क्या है नहीं है, कोई टाइम पे पैसे चाहिए नहीं तो पेपर देने नहीं देंगे सीधे से जॉइंट रजिस्ट्रार। ये भी लिखित ले रहे हैं अगर 30 दिसंबर या फिर पेपर से पहले पेमेंट आपकी नहीं होती है क्रेडिट कार्ड से तो आप अपने घर से पेमेंट करेंगे, नहीं तो मैं एक्सटर्नल पेपर में बैठने लायक नहीं हूँ। ये लिखित ले लिया 30 दिसंबर तक आपको पेमेंट करना है नहीं। हाँ आप कैसे क्यों, अब इतना अगर पैसा रहता है बाबू अगर देना रहता तो हम क्यों आपके पास क्यों अर्जी लेके जाते भाई आपको लोन चाहिए हम कुछ करना है, तो हमको पेमेंट रहता भाई एक साल का खुद एडमिशन के टाइम ही पेमेंट कर देता। ऊपर से हर सेमेस्टर का फाइन चलना शुरू हो गया जो कि हमारे अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, और हमें पॉकेट से ही देना तो हम सारा फी पॉकेट से दे देते हैं। अब एक्स्ट्रा आप ऊपर से दोनों सेमेस्टर, एक सेमेस्टर नहीं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मतलब एक साल का दोनों का फाइन चल रहा है, पर डे 100 रुपीज़ करके फाइन चल रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ये तो, रोज का 100 रुपये का फाइन चल रहा है। अभी यहाँ 3 महीना हुआ है तो एक सेमेस्टर का पेमेंट हो गया, चलिए हम मानते हैं एक सेमेस्टर का पैसा लेगा, तो अभी तो पैसा एक सेमेस्टर का जमा हुआ नहीं है क्रेडिट कार्ड से तो 1 रुपया आया नहीं है, अगले सेमेस्टर में भी 50 रुपया रोज फाइन लग रहा है। तो ले दे के समझिए अभी मतलब 10-15 हज़ार फाइन, जब तक पैसा आएगा तब तक फाइन। 30 दिन अगर मान लीजिए अगर महीना भर भी लेट करती है गवर्नमेंट तो 30 दिन में 3,000 रुपये हमको पेमेंट करना पड़ेगा एडिशनल पेमेंट। जब 3,000 अगर मान लीजिए 2-3 महीना लेट कर देता 9-10 हज़ार रुपया तो उसी तरह हो गया, 10,000 रुपया देना रहता तो 45 हज़ार 10,000 रुपये ये एडिशनल अमाउंट है, इसमें कोई इसका कोई नहीं है। 10,000 अगर हमको देना ही रहता है तो 10,000 अगर हमको देना ही रहता तो हम किसी से और जगह से भी लोन लेके भी दे सकते थे। इन घर से घर मतलब गांव में शहर में सब जगह इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ से लेकर हम इंटरेस्ट पे दे देते, लेकिन ये अलग इंटरेस्ट ले रहा है, ऊपर से अलग टॉर्चर हो रहा है, मेंटली फिजिकली सब जगह से हम लोग को टॉर्चर किया जाता है। इस तरह से लगता है जैसे भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, उससे दे रहा है नहीं दे रहा, देने का मन होगा देगा, नहीं देने का मन होगा नहीं देगा। लेकिन इस तरह जब तक कहीं लटका दो, कहीं कुछ भी इरर करके पेपर वहीं पे रख दो, उसके बाद फिर कॉल करो तो उसके बाद यहाँ पेपर नया वहाँ पेपर नया, वहाँ जाओ अलग ही सीन चल रहा है लोग का। जब नहीं था कॉलेज को समझना चाहिए ना भाई, बच्चा अगर सामने DRCC से आया उसके थ्रू आया है तो समझना चाहिए ना भाई हाँ लेट हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे अकाउंट में पैसा दे दिया मैंने जाके पार्टी करके खर्चा कर लिया। भाई आएगा तो आपके अकाउंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगा, जो ट्यूशन फी होगा आपके अकाउंट में जाएगा, आपका अकाउंट दिया गया है तो अकाउंट में जाए डायरेक्ट आपके पास। ऐसा तो नहीं है मेरे पास अकाउंट आ गया और हम आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो लेट हो रहा था आप उसका समझिए थोड़ा, उसको हम लोग का भी समझिए भाई उधर पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट होगा आपके अकाउंट में जाएगा, बात खत्म है। मेरे अकाउंट में थोड़ी ना आएगा हमके थ्रू पेमेंट। बिहार गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा। कोऑपरेट करता था ना, चल भाई बच्चा है कोऑपरेट कर रहे हैं, आज दे कल दे 2-3 दिन में पैसा देगा, लेकिन अब कॉलेज जो हम लोग का है वो इस पर नहीं डिपेंड हो रहा, अब उससे पैसा चाहिए और हमें टॉर्चर कर रहा है कि हमें कैसे भी करके दो। अब DRCC से हो भाई कोई लोन से उसको कुछ मतलब नहीं है कॉलेज को, बस उसको पैसा चाहिए, आप कैसे भी दो। अब भाई आ गए सेमेस्टर हो गया, इतना पेमेंट कर लिए 30,000 पेमेंट कर दिए, तो अब कैसे भी करके तो उसको लगता है भाई पेमेंट करेगा ये बंदा, क्योंकि बैक लगेगा तो फिर अगला फ्यूचर का सवाल है, प्लेसमेंट में भाई बैक क्यों लगा, बहुत सारा क्वेश्चन सवाल उठता है। तो वही सीन है कि उसको अब पता चल गया कि भाई लोग तो जाने वाला है नहीं, अब इसको पेमेंट का टॉर्चर करते हैं किसी तरह, सेमेस्टर का नाम पे जाएगा तो पैसा तो देगा ही कैसे भी दें। उसके बाद फिर अगला और पेमेंट होने के बाद भी जो बंदा पेमेंट कर रखा है उसका अमाउंट देने से वो लोग क्या कहता है कि आज होगा कल होगा, 2 सप्ताह 3 सप्ताह कर लिया है। हाँ वापस जो पेमेंट DRCC से होने के बाद जो पेमेंट रिफंड जो होता है रिफंडेबल जो होता है उसके लिए वो टॉर्चर करा भाई नहीं कल होगा, ये नहीं हुआ, ये क्लियरेंस नहीं मिल रहा DRCC से, वो नहीं मिल रहा है, इसके बाद पेमेंट करेंगे, इतने दिन पे करेंगे। भाई कहीं से जो पेमेंट बंदा किसी से लेकर रहा भाई 10 दिन में 15 दिन में आपको रिटर्न कर रहे हैं तो वो तो आपका पेमेंट क्लियर होगा, वो तो दो आपको। हाँ तो सामने वाले को देना है ना भाई, उसका भी 20 दिन का खा के ले रखे हैं तो उसको तो रिटर्न करना है, तो फिर वो पेमेंट वो अपना पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपना चाहिए टाइम पे, और जो बंदा स्टूडेंट का जो पेमेंट रिफंडेबल है उसको देने में उसको टाइम लग रहा है। क्या कुल मिला के आप देख सकते हैं अब असंवेदनशीलता जो है वो
चरम पर है, चाहे वो बिहार सरकार की तरफ से हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हो। बच्चों का जो कंसर्न है उसको समझने वाला कोई नहीं है। आसान ये है कि बच्चा अगर पेपर दे रहा है तो उठा के बाहर भेज दो, ह्यूमिलिएट करो, टॉर्चर करो। अब बच्चा अगर कैपेबल हो पाता या होता तो कहीं ना कहीं से तो पैसा ले, मतलब तो कुल मिला के बिहार गवर्नमेंट से आप लोगों की क्या अपील होगी फाइनल? चूंकि 30 तारीख डेडलाइन है, तो एक एक करके आप सब लोग, जो भी आप लोगों का कहना, आज 15 तारीख हो चुका है, तो 30 तारीख का डेडलाइन है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे बिहार गवर्नमेंट से और DRCC से? बिहार गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमारा पेमेंट क्लियर कर दे, क्योंकि पेपर हमारा डेट था 22 दिसंबर का, ठीक है, पेमेंट क्लियर करने का। वो अभी आज 16 दिसंबर हो गया, 6 दिन में तो वो क्लियर करेगा नहीं। और अभी तो मेरा ऑफरिंग पे ही अटका के रखे हुए है। अगर 30 दिसंबर तक नहीं कर रहा है तो फिर हमारा बैक लग जाएगा, या फिर हमें कहीं और से लोन लेके देना पड़ेगा कॉलेज को, जो ज़्यादा ब्याज दर पे लेना पड़ेगा। ज़्यादा ब्याज दर पे लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम होगी हमें। क्लियर कर दे तो बेटर है। आप क्या कहना चाहेंगे? जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट से यही अपील रहेगा कि जितना जल्दी हो सके पेमेंट कर दे, ताकि हम लोग के भविष्य पर डिपेंड करता है इस चीज़ को। ये एक ऐसा स्टेज है हम लोग का कि ताकि यहाँ से हम लोग अपने भविष्य को देख सकते हैं। या अगर हम लोग को कुछ इस स्टेज में, अगर ये 3 साल 4 साल के स्टेज में अगर कुछ होता है तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। हमको इतना मैं अभी एग्रीमेंट करा के आया हूँ। मेरा पेमेंट मेकर के पास अभी तक स्टेटस चल रहा है 10-15 दिन से, उसके आगे अभी नहीं बढ़ा है। तो यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा पेमेंट हो जाए, जो कब आने वाले दिन जो सेमेस्टर एग्जाम है उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो। आप बताइए सर, जितना जल्दी हो सके प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, नहीं तो सर कॉलेज से वो टाइम एक्सटेंशन करवाया जाए, सर टाइम बढ़ाया जाए कि हाँ इतने दिन बाद भी पैसा दे सकते हैं। बीच में एक बार आए थे वहाँ से, तो उसने बोला था कि 1 सप्ताह में सबका पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा, सबका पेपर क्लियर कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है, तो अभी भी 15 दिन बचा हुआ है, तो अगर वो चाहे तो पॉसिबल है होना, क्योंकि ये 4 से 5 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी दिसंबर चल रही है, अक्टूबर में DRCC की तरफ से आए थे कुछ लोग, आए थे विजिट के लिए, कॉलेज विजिट के लिए, या फिर जिस रिव्यू के लिए आए थे हमको नहीं पता है, लेकिन वो आए थे। और जब हमें उनसे बात हुआ तो वो सबका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना जितना जो चीज़ उनका इन्फॉर्मेशन था वो लेके गए, और उसने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर सबका पेपर आगे फॉरवर्ड करके सबका पेपर कर दिया जाएगा। लेकिन अक्टूबर के बाद अब नवंबर हो गया, दिसंबर आधा दिसंबर खत्म हो गया। 1 सप्ताह उनके लिए कब होगा भगवान जाने, पता। अब उम्मीद करते हैं कि उनके लिए 1 सप्ताह हो जाए तो हम लोग का पेपर आगे करके क्लियरेंस कर दे। अब बात केवल 1 सप्ताह की नहीं है ना, अब 4 महीने से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है। आप बताइए, आप पीछे क्यों बढ़े? आइए बताइए, आप भी बताइए। मेन बात ये है कि टाइम से रिलीज कर दी जाए पैसा, क्योंकि दिक्कत हो रहा है बहुत, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा बस है। वही है ना, एक्सटर्नल एग्जाम हम लोग के लिए महीना, इंटरनल का चलो भाई अगर एक बैक भी लगा तो हम सेशनल हम नेक्स्ट में दे देंगे कि क्लास रनिंग टाइम में या कुछ भी। मैंने एक्सटर्नल का बात है तो वहाँ उसके लिए तो हमको बैक झेलना पड़ेगा। बैक लगेगा तो फिर सेकेंड सेमेस्टर में उसका अलग प्रेशर, आगे का अलग प्रेशर, तो दोनों प्रेशर एक साथ है। पोस्ट भी देना पड़ेगा ना, बैक पेपर का अलग सा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप 30 दिसंबर तक गया तो आप जितना जल्दी हो सके, 60 दिन का आपने टाइम लिया था, 120 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, 4 महीना तो हो चुका है। अब जितना जल्दी हो सके हम लोग का पेमेंट कर दिया जाए तो हम लोग का उतना मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाएगा और हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, बस यही उम्मीद है। DRCC की वजह से मेरे भाई को BBA में छोड़ना पड़ा। अच्छा, DRCC की वजह से, अच्छा मतलब बच्चे ने एडमिशन लिया था, आपके भाई ने एडमिशन लिया था, लेकिन सेकेंड ईयर में छोड़ देना पड़ा DRCC की वजह से। तो ये 2 साल पूरा नुकसान हुआ। ईयर नुकसान हुआ। अब वो BBA कर रहा, BCom कर रहा सर वो। और कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? बिहार से? बिहार से। तो कुल मिला के ये है कि बिहार में अगर शिक्षा, या तो आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही इतना अच्छा कर दीजिए कि बच्चे को बाहर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। पड़ रहा हमें, मैं भी यहाँ देहरादून में पढ़ता हूँ सर, मैं बिहार के हूँ मैं भी। तो सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आपको पैसा नहीं देना है तो आप बिहार के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस लायक बना दीजिए कि बच्चे को बाहर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब 2 साल वेस्ट करके दोबारा से BCom करना और उसी वहीं से बिहार से ही करना, और उसका क्या फीडबैक है मतलब उस कॉलेज का? लग रहा है कुछ नहीं है सर, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सर, 3 साल के ग्रेजुएशन BA BCom और 5 साल लग रहा है वहाँ। यहाँ 3 साल में फिर टाइम पे एडमिशन एक ही साथ हुआ। अब मेरा फाइनल ईयर है, उसका भी फर्स्ट ईयर है वहाँ। क्लियर देख सकते हैं आपकी हालत कितने बुरे हो चुके हैं। तो मेरी तो बस विनम्र यही होगा रिक्वेस्ट उनसे कि बिहार गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, तो इसको जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए ताकि बच्चे शांति से पढ़ सके। यहाँ ये ह्यूमिलिएट होने के लिए नहीं आए हुए हैं, यहाँ ये पढ़ने के लिए आए हुए हैं और एक अच्छे भविष्य का सपना लेके आए हुए हैं बच्चे। थैंक यू।